एक समय था जब इंसानों को यह लगता था कि धरती चपटी है। उस समय लोगों का मानना था कि अगर धरती के एक छोर से दूसरे छोर के अंत तक पहुंचा जाए तो वहां पर एक किनारा भी आएगा जिसके आगे कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि वहां पर धरती समाप्त हो जाएगी। आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि ऐसा सोचते हैं, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा कुछ एक्सपीरियंस ने इंसानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या धरती सच में फ्लैट है। जब जहाजों के जरिए वे समुद्री यात्राएं किया करते थे तब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे जहाज समुद्र के आगे चला जाता है वैसे वैसे ही वह दिखना बंद हो जाता है। उन्होंने यह भी देखा कि जब कोई जहाज बेहद दूर से आ रहा होता है तो सबसे पहले उसकी चोटी दिखाई पड़ती थी और उसके बाद नीचे का हिस्सा। ऐसा होना तभी मुमकिन था जब धरती चपटी होने के बजाय गोल हो। इंसानों ने जब और तरक्की की तब वे इस बात को समझ पाए कि धरती गोल ही है। लेकिन आज हम धरती के गोल या चपटे होने की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम उससे भी बड़े सवाल को देखेंगे। अगर धरती गोल है तो नेविगेशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मैप्स फ्लैट कैसे हो सकते हैं? आप जिस मैप को बचपन से पढ़ रहे हो क्या वह सच में सही है या उसमें भी कोई झोल है? इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज आप मैप्स की उस झूठी दुनिया से बाहर निकलने वाले हो जिसे आप बचपन से सच मान बैठे हो। उससे पहले आइए एक बार मैप्स के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले मैप्स के सबूत हमें आदिमानव द्वारा बनाए गए गुफाओं पर पेंटिंग्स के साथ पत्थरों पर खींची गई लकीरों से भी पता चलता है। थोड़ा समय और आगे बढ़ने पर लोग छोटी छोटी दूरियां नापने के लिए मैप्स का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि उनके मैप्स एक छोटी सी एरिया तक ही सीमित हुआ करते थे। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक 9 फीट चौड़ी गुफा में बनी यह पेंटिंग दुनिया की सबसे पुरानी मैप है। गुफा में बना यह मानचित्र एंटोनिया में मौजूद है, जो कि आज के समय में टर्की में मौजूद एक जगह है। माना जाता है कि यह मैप चैटलहूक नामक एक बेहद पुराने शहर का है। स्कॉलर के मुताबिक इस मानचित्र में एक ज्वालामुखी और उसके साथ बाकी बिल्डिंग्स को दर्शाया गया है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स इसे मैप मानने से इनकार करते हैं। वह कहते हैं कि यह बिल्डिंग नहीं बल्कि एक जियोमेट्रिक डिजाइन है और ज्वालामुखी असल में चीते की लाश है, इसलिए इस पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं। 720 बीसी से लेकर 500 बीसी का यह टैबलेट बेहद पुराने शहर बेबीलोन का मानचित्र है। एक मोबाइल के आकार का यह मानचित्र डिटेल्ड होने के साथ साथ अपने समय से काफी आगे था। इस मैप में बेबीलोन शहर को बीच में दर्शाया गया है। बेबीलोन के निवासी जानते थे कि उनके अलावा और भी सभ्यता मौजूद हैं। हालांकि किसी अन्य सभ्यता के मैप में बेबीलोन या फिर किसी और सभ्यता के बारे में कोई प्रमाण नहीं दिखता। पुराने समय में मैप्स का इस्तेमाल नेविगेशन से ज्यादा कहानियां बनाने और बताने के लिए किया जाता था। साथ ही मैप्स स्पिरिचुअल और रिलीजियस हुआ करते थे। कुछ सालों बाद बेबीलोन के ही निवासी इमागो मुंडी ने पहली बार वर्ल्ड मैप बनाने का प्रयास किया। अपने वर्ल्ड मैप में उन्होंने दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट और समुद्रों को दर्शाया था। इसमें समुद्रों को इस तरह से दिखाया गया था कि मानो वह कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से अलग हों। आज के हिसाब से देखें तो उनका वर्ल्ड मैप बेहद ही खराब था और उसमें बहुत सारी कमियां थीं। साथ ही उसमें भारत को भी नहीं दर्शाया गया था। ग्रीक के महान फिलोसोफर एनेक्समेंडर ने भी वर्ल्ड मैप बनाने का प्रयास किया। उनके द्वारा बनाया गया मैप कुछ ऐसा था। इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन दर्शाए गए थे। मैप को देखकर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि यह मैप भी पिछले वाले की तरह ही बेकार था। हालांकि उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और लोगों ने इस मैप की जमकर तारीफ की। एक सही प्रकार का वर्ल्ड मैप बनाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। लगभग 600 बीसी के करीब ही एकाताइओस द्वारा बनाया गया वर्ल्ड मैप सामने आया। उनके इस मैप में भारत को भी देखा जा सकता था। इसके करीब 1 सदी बाद एरोटोस्थनीज ने भी एक मानचित्र तैयार किया था। इसमें भारत चतुर्भुज जैसा दिखाई देता है। इसके बाद 2 AD में महान फिलोसोफर और मैथमेटिशियन टॉलमी ने दुनिया का नक्शा तैयार किया था। टॉलमी द्वारा बनाया गया यह मानचित्र बाकी अन्य मानचित्रों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा था। आप इसमें दुनिया के अलग अलग देशों और कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं। पुराने समय में बनाए गए सारे धरती के नक्शे बेहद ही खराब थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि लोग उस समय धरती को चपटा मानते थे और धरती के सही सही आकार के साथ साथ
और भी कई चीजों का ज्ञान उन्हें नहीं था। धरती का मैप बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि धरती गोल है और मैप एक 2D फिगर होता है, तो एक गोलाकार पिंड के नक्शे को एक पेपर में छाप पाना, वह भी उसमें मौजूद सारी जानकारी को बिना इधर उधर किए, नामुमकिन था। आप चाहें तो खुद इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि गोल पेपर पर छपी जानकारी को खराब किए बिना प्लेन पेपर में उसी जानकारी को एक्यूरेट दिखा पाना संभव ही नहीं है। 30 अप्रैल 1777 को जन्मे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दुनिया को मैथमेटिकली साबित करके दिखा दिया कि गोल शेप में छपी जानकारी को प्लेन कागज पर ठीक उसी प्रकार दिखाना नामुमकिन है। मध्यकालीन इतिहास में कई मैथमेटिशियंस धरती के गोल नक्शे को एक प्लेन कागज पर छापने की कोशिश में लगे थे। वह किसी ऐसे फॉर्मूला या कहें कि किसी ऐसे तरीके की तलाश कर रहे थे जिससे ऐसा किया जाए। उस समय के कई मैथमेटिशियन और वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए थे, पर कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था। सभी प्रयासों में किसी न किसी तरह की कमी या कहें दिक्कत आ ही जाती थी। आखिरकार एक ऐसे तरीके को ढूंढ ही लिया गया जिससे इस समस्या को सुलझाया जाए। इसे प्रोजेक्शन मेथड कहा जाता है। मैप प्रोजेक्शन ही वह तरीका था जिससे धरती के ग्लोब वाले मैप को प्लेन पेपर पर छाप दिया जाए। मैप प्रोजेक्शन मेथड में सिलेंड्रिकल पेपर को ग्लोब के चारों ओर रखा गया और ग्लोब पर छपे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को उस पेपर पर प्रोजेक्ट किया गया। ग्लोब के इस प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन को उस पेपर पर छापा गया और उसके बाद पेपर पर जो छपा हुआ निकला वही हमारी धरती का 2D मैप था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में केवल सिलेंड्रिकल पेपर पर प्रोजेक्शन नहीं प्रोजेक्ट किए गए थे, बल्कि उसके अलावा और भी तरह तरह के शेप्स पर प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट किए गए थे, जैसे कि एक फ्लैट गोल पेपर पर, एक कोन पर, कई सारे ट्रायंगल्स को मिलाकर एक बने हुए पेपर पर। इसके अलावा और भी कई शेप के पेपर पर ट्राई किया गया था और सभी अलग अलग पेपर पर धरती के अलग अलग मैप्स बन रहे थे। प्रोजेक्शन से बने हुए मैप का फायदा क्या है वो आप थोड़े ही देर में समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले आइए कुछ और देखते हैं। सिलेंड्रिकल पेपर पर जो प्रोजेक्शन बन रहा था वो कुछ ऐसा था जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस प्रोजेक्शन को जेरेडस मर्केटर नाम के मैथमेटिशियन ने बनाया था और उन्हीं के नाम पर इस मैप का नाम मर्केटर मैप पड़ा। यह वही मैप है जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि मर्केटर मैप ही क्यों? यही मैप क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हमने देखा था कि अलग अलग पेपर पर तरह तरह के प्रोजेक्शन बनाए गए थे और उन सभी अलग पेपर से अलग शेप के मैप बने थे, तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या वो सारे मैप गलत थे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग पेपर से किन किन तरह के मैप्स बन रहे थे। तो अभी आप जिस मैप को देख रहे हो वह कोन पेपर पर बना मैप है। इस पेपर पर जो मैप बना है उसे देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि यह पूरी तरीके से गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस मर्केटर मैप को आप देखते हो वह भी बिल्कुल इसी प्रकार गलत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मर्केटर मैप गलत है या फिर कर्व पेपर पर बना मैप गलत है। दरअसल ये दोनों ही मैप कुछ हद तक गलत हैं और कुछ हद तक सही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मैप्स आखिरकार गलत कैसे हो सकते हैं और मैं यह गलत और सही क्या कर रहा हूँ। आप यकीनन बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए चलिए थोड़ी आसानी से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। याद कीजिए मर्केटर मैप को। मर्केटर मैप सिलेंड्रिकल पेपर को धरती के चारों ओर रखकर प्रोजेक्शन से बनाया गया था। तो उस केस में जो हिस्सा पेपर के कांटेक्ट में था, अर्थात धरती का इक्वेटर, वह ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट हुआ होगा, जिसके कारण इक्वेटर का मैप तो सही ढंग से बन गया था, लेकिन क्योंकि इक्वेटर के ऊपर और नीचे पेपर ग्लोब से नहीं सटा था, इसलिए उनका साइज थोड़ा सा बिगड़ गया था। पर कैसे, आइए यह जानते हैं। मर्केटर मैप में आप पाओगे कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर या फिर नीचे जाते हैं, कहने का मतलब है कि इक्वेटर से दूर जा रहे हो, वैसे वैसे कंट्रीज के साइज बढ़ते चले जा रहे हैं। उदाहरण के स्वरूप मर्केटर मैप में ग्रीनलैंड साउथ अमेरिका से भी बड़ा लगता है और कुछ हद तक अफ्रीका के बराबर लगता है, लेकिन असल में जब आप ग्लोब पर देखोगे तो पाओगे ग्रीनलैंड साउथ अमेरिका से 8 गुना छोटा है और साउथ अफ्रीका से 14 गुना ज्यादा छोटा है। तो अगर कोई कंट्री या फिर कहें कोई शहर इक्वेटर के बीच मौजूद है जिसका साइज मान के चलते हैं कि 10 किलोमीटर स्क्वायर है, तो वही शहर
बिल्कुल उतने ही साइज का इक्वेटर से थोड़ा दूर जाने पर 20 किलोमीटर स्क्वायर का दिखेगा। और यही मर्केटर मैप की सबसे बड़ी खामी या कहें कि दिक्कत है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर मर्केटर मैप गलत है तो हम इसका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि अगर इक्वेटर के ऊपर और नीचे सभी कंट्रीज का साइज बढ़ जाता है तो क्यों ना हम मर्केटर मैप में थोड़ा चेंजेस करके इक्वेटर के ऊपर और नीचे के सारी कंट्रीज के साइज को थोड़ा थोड़ा छोटा कर दें, ऐसे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले आइए एक बार कर्व पेपर पर प्रोजेक्शन से बने मैप को भी देख लेते हैं। तो अभी आप जिस मैप को देख रहे हो वह कर्व पेपर के प्रोजेक्शन से बना मैप है। आप शायद कह सकते हो कि यह मैप गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे गलत इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप बचपन से ही मर्केटर मैप देखने के आदी हो गए हो। जिस प्रकार मर्केटर मैप में इक्वेटर से दूर स्थित कंट्रीज का साइज बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्व पेपर पर बने इस मैप में भी उसी तरह की कुछ दिक्कतें होती हैं। पर अब आप ये मत सोचना कि इसमें भी मर्केटर मैप की तरह ही कंट्रीज का साइज बढ़ जाता है। दरअसल इसमें इसके उलट किसी और तरह से दिक्कत है जो कि समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको यह समझना पड़ेगा कि जितने भी तरह के शेप्स के पेपर रखकर मैप्स बनाए गए थे उन सभी में कुछ ना कुछ दिक्कतें थीं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे मर्केटर मैप में दिक्कत थी। अब आप पूछोगे अगर ऐसा है तो मर्केटर मैप को ही क्यों चुना गया, तो इसका जवाब यह है मर्केटर मैप बाकी अन्य मैप्स की तुलना में कंट्रीज के साइज में सबसे कम खराबी दिखाता है। बाकी अन्य मैप्स कुछ कारणों में मर्केटर मैप से अच्छे हो सकते हैं या कुछ कारणों में मर्केटर मैप से खराब भी हो सकते हैं। मर्केटर मैप को नेविगेशन के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और इसी कारण इसे बनाया भी गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो बाकी अन्य मैप्स की तुलना में यह सबसे आसान पड़ता था। इसे समझना भी आसान था। बाकी मैप्स जैसे कि कोन शेप या फिर ट्रायंगल शेप पेपर पर बने मैप में भी रास्ते का पता लगाया जा सकता था और नेविगेशन के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता था, पर उस मैप को समझने में ही कई लोग मात खा जाते थे। यही एक और कारण था जिसकी वजह से मर्केटर मैप को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका दूसरा सवाल यह हो सकता है कि अगर इस मैप में इक्वेटर से दूर कंट्रीज का साइज बढ़ता जाता है तो क्यों ना मैप में थोड़ा बहुत सिस्टमेटिकली चेंजेस करके इक्वेटर के ऊपर और नीचे के कंट्रीज के आकार को कम कर दें। मतलब कि जैसे आपको मैंने दो शहरों का उदाहरण दिया था जिसमें दो एक ही साइज के शहर इक्वेटर के ऊपर और नीचे अलग अलग आकार के हो जाते हैं, तो अगर 10 किलोमीटर जो इस इक्वेटर पर शहर है वही ऊपर या नीचे जाकर 20 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो पोल पर बसे शहर जो कि 20 किलोमीटर स्क्वायर का है उसे 10 मीटर का बना दें। इससे मैप में जो थोड़ा बहुत दिक्कत था वो भी खत्म हो जाएगा और एक परफेक्ट मैप को हम तैयार कर पाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं। अगर ऐसा किया जाए तो मर्केटर मैप की जो सबसे बड़ी खासियत है नेविगेशन के तौर पर उसको इस्तेमाल करना, वो करना असंभव हो जाएगा। प्रोजेक्शन से बने मैप के अलावा इसमें थोड़ा सा भी एडिशनल चेंजेस किया जाए तो पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अभी आप जिस मैप को देख रहे हो वो मर्केटर मैप में चेंजेस करके बनाया गया है। इस मैप का नाम होबो डायर है और कंट्रीज के साइज को थोड़ा ठीक करने के लिए लैटिट्यूड को नैरो कर दिया गया है, जिसकी वजह से कंट्रीज के शेप और लैंड मासेस में गड़बड़ी आ गई है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि इससे आप नेविगेशन करने की भूल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इससे आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा चेंज करने पर चीजें कितनी बदल जाती हैं। चलिए इसी के जैसे एक और चेंजेस किए गए मैप्स को देखते हैं। अभी आप जिस मैप को देख रहे हो उसे रॉबिन्सन मैप के नाम से जाना जाता है। साल 1963 में इसे रॉबिन्सन नामक एक व्यक्ति ने डेवलप किया था। इस मैप को ट्रायल और एरर मेथड के जरिए बनाया गया है। आप इसमें देख सकते हो कि कंट्रीज के साइज को छोटा कर दिया गया है। इक्वेटर के ऊपर के कंट्रीज जो बड़े लगते थे वो अब छोटे से दिख रहे हैं। इस मैप को बनाने में तो रॉबिन्सन को सालों लग गए, पर चेंजेस होने के कारण ये मैप पूरी तरीके से गलत है। इसे ना तो नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है और ना ही लैंड मासेस के सही आकार को विजुअलाइज करने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि गलत होने के बावजूद मर्केटर मैप कितना जरूरी और सहायक है।
अब आप में से कुछ लोग शायद ये भी सवाल उठाएं कि गूगल मैप्स जो हमें रास्ता दिखाता है वो भी मर्केटर मैप का ही इस्तेमाल करता है। और मर्केटर मैप, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सही साइज और दूरी को भी पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं दिखाता, खासकर इक्वेटर से दूर मौजूद जगहों पर हम गूगल मैप्स में जो रास्ता देखते हैं वो तो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और हर जगह उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गूगल मैप्स भी धरती के पोल्स पर उतना एक्यूरेट रास्ता नहीं दिखाता है। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी की मदद से गूगल मैप्स में सुधार किया जाता है, पर फिर भी पोल्स पर ये उतना परफेक्ट काम नहीं करता। वैसे एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि मैप्स ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इससे ज्यादा उपयोगी आज के समय में ग्लोब हैं और हर जगह कोशिश की जानी चाहिए कि मैप्स की जगह ग्लोब का इस्तेमाल किया जाए ताकि कंट्रीज के शेप और साइज को आसानी से विजुअलाइज किया जा सके। मैप के कारण हम कंट्रीज के असल साइज को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। ग्लोब हमें सही शेप, सही आकार और साथ ही सही दूरी दिखाता है, तो मैप्स के मुकाबले ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो आज हमने इतिहास में बने अलग अलग मैप्स को देखा, साथ ही कैसे मैप्स में धीरे धीरे सुधार हुआ। उसके बाद हमने मैप्स के असल झोल को जाना और समझा कि मैप्स जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उसमें कितनी खामियां हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे इतनी गलतियां होने के बावजूद मर्केटर मैप कितना अहम और जरूरी है। हमने मध्यकाल में वैज्ञानिकों के द्वारा मैप्स बनाने के प्रयासों को भी देखा, जिसमें वो असफल तो कई बार होते गए, पर आखिर मैप बनाने में उन्हें सफलता मिल ही गई। उसके बाद हमने जाना कि थोड़ी सी चूक होने के बाद मर्केटर मैप का क्या हाल हो जाता है। फिर गूगल मैप्स कैसे मर्केटर मैप का इस्तेमाल करता है वह भी हमने देखा। आखिर में हमने देखा कि कैसे ग्लोब मैप्स से बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि आज आप इन सभी चीजों के बारे में ठीक तरीके से समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।